सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स वायर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस या एवोल्यूशन ऑफ एम्फीबियंस के बारे में। ठीक है, तो ये इसका साइनॉप्सिस है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। एम्फीबियंस यानी कि उभयचर ऐसे वर्टिब्रेट होते हैं जो अपना जीवन पानी और ज़मीन दोनों में व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, इनका एवोल्यूशन जो है लगभग 370 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। ठीक है, में हुआ था जब कुछ मछलियाँ यानी कि लेबोफिन फिश जैसी मछलियाँ धीरे धीरे ज़मीन पर आने लगी। ठीक है, यानी कि जो एम्फीबियन थे उनका विकास यानी कि ओरिजिन कब हुआ था? 370 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एम्फीबियन आज के रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स और एकिंस्टर्स माने जाते हैं। मैमल्स के एकिंस्टर माने जाते हैं, यानी कि जो एम्फीबियन है वो रेप्टाइल, बर्ड और मैमल के पूर्वज माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन एम्फीबियंस का। एम्फीबियंस वे वर्टिब्रेट हैं जो डुअल लाइफ सर्वाइव करते हैं, यानी कि लार्वल स्टेज में पानी में रहते हैं और अडल्ट स्टेज में जमीन पे आकर सकते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि एंडोथर्मिक एक्टोथर्मिक होते हैं और इनकी मॉइस्ट स्किन सांस लेने में इनकी हेल्प करती है। ठीक है, एम्फीबियंस जो है एक कशेरुकी प्राणी है जो जल में भी जीवित रह सकते हैं, यानी कि लार्वल स्टेज में इनका जो लार्वा है वो जल में जीवित रहता है। देन ये जब बड़े हो जाते हैं कि अडल्ट स्टेज में आ जाते हैं तो ये जमीन पे भी जीवित रहते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि जो एम्फीबियंस है वो कोल्ड ब्लडेड प्राणी होते हैं और उनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट यानी कि नमीदार होती है। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियंस का विकास जल से थल पर आने के लिए एक महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट कड़ी को दर्शाता है, जिसका विज्ञान मछलियों से हुआ और आगे चलकर कुछ एम्फीबियंस ने पूरी तरह से जमीन पर रहना शुरू कर दिया, जिससे रेप्टाइल्स विकसित हुए। ठीक है, यानी कि जो एम्फीबियंस थे इनका विकास किससे हुआ? मछलियों से हुआ। तो मछली जो है वो जल में रहने वाला प्राणी है, बट धीरे धीरे इनका एवोल्यूशन होता चला गया और ये धीरे से थल में रहने वाले जीवों में विकसित होते चले गए। ठीक है, जिससे रेप्टाइल का विकास हुआ, यानी कि रेप्टाइल जो कि थल में रहने वाले जीव हैं। ठीक है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर एम्फीबियंस के विकास को समझा जा सकता है। हम लोग देख लेंगे इसका जो जो भी पॉइंट्स है। ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियंस का विकास सार्को सार्कोपाइलेक्टियन फिश यानी कि लो फिन फिश जो हुआ था, यानी कि जो एम्फीबियंस है उसका सबसे पहला ओरिजिन करने वाला जो फिश था वो लो फिन फिश था। ठीक है, विशेष रूप से टिक्टालिक और एचियोथेस्टेजा जैसे जीव थे जिनमें लंग्स और फ्लैशी फाइन्स फिन्स थे। ठीक है, ये विशेषताएं जल से बाहर आने और भूमि पर चलने की क्षमता प्रदान करती थी। यानी कि जो विशेष रूप से टियाक्टिक और यहाँ पे दिया है इचियोथाइस्टेजा जैसे जो जीव थे, इनमें जो है फेफड़ों का विकास था और साथ ही फिन्स यानी कि तैरने वाली ग्रंथियां पाई जाती थी, जिससे ये भूमि पर भी चलने की क्षमता रखते थे। इस प्रकार एम्फीबियंस का प्रारंभिक विकास पानी और जमीन दोनों के अनुकूलन के रूप में हुआ था, यानी कि जो एम्फीबियंस हैं वो पानी और जल दोनों में रहने के लिए अनुकूल थे उस टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट है अर्ली एम्फीबियंस यानी कि प्रारंभिक एम्फीबियंस। वे जीव थे जो पानी और थल दोनों के लिए अनुकूल हो रहे थे। इनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, अर्ली एम्फीबियंस से हमें ये समझ में आता है कि जो सबसे स्टार्टिंग के एम्फीबियंस थे जो अनुकूल धीरे धीरे हो रहे थे, मतलब पूरी तरह से हुए नहीं थे, बस उनका स्टेज स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट है इसमें एचियोस्टेजा जो 370 मिलियन ईयर्स पूर्व पाया जाता था। पहला ऐसा वर्टिब्रेट था जो पूरी तरह से पानी से बाहर आ सकता था और इनमें लंग्स गिल्स दोनों मौजूद थे, जिसे पानी और थल दोनों में सांस ले सकता था। यानी कि ये जो जीव था ये सबसे पहला जीव था जो कि लैंड में भी सर्वाइव कर सकता था एंड वाटर में भी। इसलिए इनमें दो प्रकार के श्वसन तंत्र हम देख सकते हैं, एक तो लंग था रेस्पिरेशन के लिए और एक गिल्स था, दोनों पाया जाता था। ठीक है, इसकी मजबूत लिम्स इसे भूमि पर चलने के लिए सहायता करती थी, यानी कि ये जो जीव था इनमें लिम्स पाई जाती थी जिससे ये जमीन पे चल सके। नेक्स्ट है एकांथोस्टेजा। 365 मिलियन वर्ष पूर्व ये पाया जाता था। ठीक है, इसमें 8 डिजिट लिम्स थे लेकिन ये अभी भी पूर्णतः जलचर था। इनका विकास ये दर्शाता है कि एम्फीबियंस का विकास पहले पानी में ही हुआ था, बाद में भूमि पर जाने की क्षमता विकसित हुई। ठीक है, ये जो ये जो जीव था इसमें 8 डिजिट लिम्स थे, यानी कि इसमें 8 टाइप के लिम्स पाए गए थे, 8 प्रकार के। ठीक है, इसका विकास इससे देख के हमें ये पता चलता है गाइस कि जो एम्फीबियन था वो सबसे पहले पानी में ही विकास किया था। ठीक है, बाद में धीरे से वो भूमि पर जाने लगा।
नेक्स्ट है टिकटैलिक, ठीक है। 375 मिलियन वर्ष पूर्व ये पाया जाता था। इससे फिश और टेरापॉड के बीच की कड़ी यानी कि लिंक माना जाता है, जिसमें गिल्स, लंग्स और ब्रेस लाइक फिन्स थे, जिससे यह पानी और भूमि दोनों में मूवमेंट कर सकता था। यानी कि ये जो जीव था, ठीक है, ये जो जीव था वो फिश एंड टेरापॉड, यानी कि टेरापॉड एक प्रकार का मेंढक होता है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। और फिश दोनों के बीच की कड़ी, इसमें मतलब इसमें फिश के भी कुछ गुण पाए गए और टेरापोड यानी कि मेंढक जैसे जीव के भी गुण पाए गए थे। इसमें गिल्स, लंग्स और ब्रेसलेस फिन थे। इसमें फिन भी पाए गए, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि इसमें फिन्स भी पाए गए थे, इसमें गिल्स भी थे और इसमें लंग्स भी थे, जिससे ये पानी और भूमि दोनों में मूवमेंट आसानी से चल फिर सकता था, ठीक, मूवमेंट कर सकता था। नेक्स्ट है, देख लेंगे हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का जो विकास था उसके दौरान दो प्रमुख समूह उभरे थे, यानी कि जो ग्रुप थे एम्फीबियन के, दो इंपॉर्टेंट ग्रुप हम देख लेते हैं। टेमेनोस्पोन्डियल्स या कार्बोनिफेरस और पेरमियन पीरियड्स में विकसित हुए आधुनिक एम्फीबियंस यानी कि फ्रॉग, सैलमेंडर, कैरकिलियंस इन्हीं से उत्पन्न हुए थे, ठीक है। ये जो जीव थे टेरामेनोस्पोन्डल्स, ये समूह है, ठीक है। इस समूह के जो जीव थे वो थे एम्फीबियंस, जो कि फ्रॉग, सैलमेंडर है आज के डेट में जो पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो आधुनिक एम्फीबियंस है, ये जो जीव थे वो इनसे ही उत्पन्न हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट है लेपोस्पोन्डियल्स। ये छोटे आकार के एम्फीबियंस थे। ये समूह बाद में विलुप्त हो गया था, यानी कि ये जो ग्रुप था एम्फीबियंस का, ये काफ़ी छोटे आकार के थे और धीरे धीरे ये बाद में विलुप्त हो गए। नेक्स्ट है एवोल्यूशन फ्रॉम एम्फीबियंस टू रेप्टाइल, ठीक है, किस प्रकार से एवोल्यूशन हुआ। लेट पैलेजोइक एरिया में कुछ एम्फीबियंस ने अंडे देने की नई रणनीति विकसित की, जिससे वे पूरी तरह से भूमि पर रहने लगे। यानी कि कुछ एम्फीबियंस ने धीरे धीरे अंडे देने की प्रवृत्ति को अपनाया और अडाप्टेशन किया इस प्रकार से कि वो धीरे धीरे भूमि पर जीवित रहने लगे। इससे रेप्टाइल का विकास हुआ, जिन्होंने अमनियोटिक एग विकसित किए। अमनियोटिक एग ने इन्हें जल स्रोतों पर निर्भर रहने से मुक्त किया, जिससे वो पूरी तरह से थलचर बन गए, ठीक है। यानी कि ये जो एम्फीबियंस थे, इनसे ही रेप्टाइल का विकास हुआ और धीरे धीरे अमनियोटिक एग का विकास हुआ, ठीक है। अमनियोटिक एग ऐसे एग होते हैं जिनके अंदर एक लिक्विड फॉर्म में लिक्विड मौजूद होता है, जो उनके बच्चों की सुरक्षा करता है, उनको पोषण प्रदान करता है, ठीक है। और इस अम्नियोटिक एग की वजह से ही ये जल स्रोतों पर निर्भर रहने के लिए मुक्त हो गए, यानी कि जल स्रोतों के बिना भी वो अच्छे तरह से भूमि पर सरवाइव कर सकते थे। नेक्स्ट है हमारा फोसिल एविडेंस ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फीबियंस के विकास को समझने के लिए जीवाश्म प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो पहले के जीवाश्म थे, ठीक है, वो हमारे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम एवोल्यूशन ऑफ एम्फीबियंस को समझ सकते हैं, ठीक है। फॉसिल एविडेंस ऑफ एम्फीबियन ओरिजिन आइए हम देख लेते हैं। टिकटैलिक, ठीक है, ये 375 मिलियन पूर्व पाए जाते थे। इसको आप याद रखिएगा, इनका कि ये सारी चीज़ों का ये याद रखिएगा कि ये कब पाए जाते थे, ठीक है। यह फिश और टेराबोट के बीच की कड़ी हुआ करता था, ठीक है। ये स्टार्टिंग का हम देख रहे हैं, मतलब कि स्टेज बाय स्टेज आप इसको समझ सकते हो। ये कि फर्स्ट स्टेज था जहाँ से एम्फीबियंस ओरिजिन होना स्टार्ट हुआ एम्फीबियंस का, ठीक है। इसमें फिश और टेरापॉड दोनों के बीच के जो है गुण पाए जाते थे, जैसे कि गिल्स फिश में पाया जाता है और लंग्स वगैरह टेरापॉड में पाया जाता है। वेस्ट लाइक फिन्स पाए जाते थे, ठीक है। इनका फॉसिल 204 में 2004 में कनाडा के आर्कटिक क्षेत्र में मिला, जो एम्फीबियंस की उत्पत्ति का प्रमाण देता है। यानी कि जो इसका फॉसिल था, यानी कि जो अवशेष था, वो 204 में कनाडा के आर्कटिक क्षेत्र में प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेज के रूप में आप इसको ले सकते हैं एकेलान एकेलांथोस्टेजा, ठीक है। ये 365 मिलियन पूर्व पाए जाते थे। इसमें 8 डिजिट लिम्फ थे, लेकिन ये पूरी तरह से जलचर था। इसका फॉसिल ग्रीनलैंड में मिला, जिससे एम्फीबियंस का जल में उत्पत्ति की पुष्टि होती है। यानी कि ये जो जीव थे, ये सेकंड स्टेज के जीव में आते थे और इनमें 8 लिम्स पाए जाते थे, ठीक है। 8 तरह के लिम्स पाए जाते थे और ये पूर्ण तरह से जलचर ही था, यानी कि ये जो जल से भूमि पर नहीं आ सकता था थोड़ी देर के लिए भी। और इसका फॉसिल हमें कहाँ मिला, ग्रीनलैंड में मिला, ठीक है। नेक्स्ट है इचियोथाइस्टेजा,
370 मिलियन पहले वर्ष पहले ये पाया जाता था। ये पहला वर्टिब्रेट था जो पूरी तरह से पानी से बाहर आ सकता था। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो पहला वर्टिब्रेट था जो पूरी तरह से पानी से बाहर आ सकता था, उसका वो 370 मिलियन वर्ष पूर्व ही उसका ओरिजिन हुआ और उसका नाम है एचिनोथेस्टेजा। ठीक है, इसमें लंग्स और मजबूत लिम्स पाई जाती थी जिससे ये भूमि पर मूवमेंट कर सकता था, यानी कि मूवमेंट के लिए इसमें लिम्स और रेस्पिरेशन के लिए लंग पाया जाता था। नेक्स्ट है टेमेनोस्पोंडाइल्स। ठीक है, यह प्रारंभिक एम्फीबियंस का प्रमुख समूह था जिससे आधुनिक एम्फीबियंस विकसित हुए, जिस इससे फॉसिल दुनिया के कई हिस्सों में मिले जो इनके व्यापक विकास को दर्शाते हैं। यानी कि ये जो जीव थे टेमेनोस्पोंडियल्स, ये एम्फीबियंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप था। ठीक है, ये जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल चुका था। ठीक है, इसके जो एविडेंस हैं या इनके अवशेष हैं वो पूरी दुनिया में पाए गए हैं। ये सबसे आधुनिक एम्फीबियंस यानी कि जो सबसे ग्रो किए हुए यानी कि ग्रोथ हो चुके हुए एम्फीबियंस थे। ठीक है, जिनका एवोल्यूशन काफ़ी हद तक हो चुका था। नेक्स्ट है लेपोस्पोंडियल्स। ठीक है, ये छोटे आकार के एम्फीबियंस का समूह था जो बाद में विलुप्त हो गया। इसके फॉसिल एम्फीबियंस के विविधीकरण और उनके विभिन्न अनुकूलन का प्रमाण देते हैं। यानी कि इनका जो फॉसिल या अवशेष है वो एम्फीबियंस के विभिन्न विभिन्न प्रकार के अडेप्टेशन और विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर का हमें एविडेंस देते हैं, जो कि ये जो थे ये अब के डेट में विलुप्त हो चुके हैं धीरे से, क्योंकि ये छोटे आकार के एम्फीबियंस थे और धीरे से विलुप्त हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है डुअल लाइफ यानी कि वाटर लैंड अडाप्टेशन। एम्फीबियंस का जीवन हम देख रहे हैं इसके बाद एवोल्यूशनरी फीचर्स इन एम्फीबियंस। ठीक है, तो एम्फीबियन का जीवन जल चक्र, पानी, भूमि दोनों पर निर्भर करता है। लार्वल स्टेज में वो गिल से सांस लेते हैं जबकि वयस्क अवस्था में लंग्स और स्किन से। ठीक है, डुअल लाइफ माने कि जो वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, लैंड में भी सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ इनको दोनों में सर्वाइवल का क्षमता पाया जाता है। ठीक है, इनके लार्वल स्टेज में जो है ये जो गिल से सांस लेते हैं, परंतु जब ये बड़े हो जाते हैं अडल्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं तो ये लंग्स से सांस लेते हैं या तो स्किन से सांस लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है हमारा लंग्स एंड क्रुआटिनस रेस्पिरेशन। ठीक है, प्रारंभिक एम्फीबियंस में लंग्स का विकास हुआ जिससे वो भूमि पर सांस लेने लगे। साथ ही उनका स्किन पतली और नमी सोखने वाली होती है। ठीक है, जो प्रारंभिक एम्फीबियंस थे यानी कि प्रीमिटिव सबसे पहले वो जिनका ओरिजिन हुआ वो एम्फीबियंस भूमि पर सांस ले सकें जिसके लिए उनके अंदर लंग्स का विकास हुआ। साथ ही उनकी स्किन पतली और नमी सोखने वाली होती गई जिससे उनकी स्किन में नमी बनी रहे। ठीक है, जिससे त्वचा द्वारा गैसों का आदान प्रदान संभव होता है। यानी कि तो जैसे कि हमने देखा कि कुछ जो है एम्फीबियंस वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं, है ना, तो इनकी स्किन मॉइस्ट और पतली होने के कारण इनका गैसों का आदान प्रदान जो स्किन से होता है वो आसानी से हो पाया। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ लिम्स। फिन के स्थान पर 4 मजबूत लिम्स विकसित हुए। लिम्स के लैंड मूवमेंट को संभव बनाया और धीरे धीरे टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन हुआ। यानी कि जो फिन्स पाए जाते थे यानी कि जो एम्फीबियंस थे जो पहले फिश थे, फिश में जो है फिन्स पाई जाती है, उस फिन्स से वो धीरे से लिम्स यानी कि हम कह सकते हैं 4 हाथ या 2 हाथ और 2 पैरों का धीरे धीरे एवोल्यूशन होता चला गया जिससे वो लैंड में आसानी से मूवमेंट कर सकते थे। ठीक है, धीरे धीरे अधिक टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन भी होता चला गया यानी कि भूमिगत अडेप्टेशन होता चला गया। नेक्स्ट है 3 चैम्बर्ड हार्ट। एम्फीबियंस में 3 कक्षों वाला हृदय पाया जाता है। यह ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड रक्त को आंशिक रूप से अलग करता है जिससे भूमि पर अधिक कुशल संचार संभव होता है। ठीक है, जो एम्फीबियंस हैं उनमें 3 कक्षों वाला यानी कि 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। याद रखिएगा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को आंशिक रूप से अलग अलग करता है, यानी कि अलग अलग बनाए रखने में अलग अलग मतलब ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है उसको बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड से अलग रखता है, मिलने नहीं देता है ना। ठीक है, तो ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया जिससे उनका रक्त संचार जो है बॉडी के ऑर्गन्स में बना रहे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग सुधार लीजिएगा जिससे भूमि पर नहीं बल्कि बॉडी ऑर्गन्स में रक्त का जो संचार है वो अच्छे से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस। लार्वाई जैसे कि टैडपोल, ठीक है, जलचर होते हैं लेकिन वो मेटामॉर्फोसिस द्वारा भूमि के अनुकूलन हो जाते हैं। इसमें गिल्स का लोप, लंग्स का विकास और लिम्स का निर्माण होता है। यानी कि ये जो
ये जो पॉइंट है ये टैडपोल को दर्शाता है, जैसे कि ये इसका उदाहरण है। ये जलचर होते हैं लेकिन वो मेटामॉर्फिस द्वारा भूमि के लिए अच्छी तरह से अडाप्ट हो जाते हैं, ठीक है। इनमें जो है गिल्स नहीं पाए जाते, धीरे से गिल का विलुप्तीकरण हो जाता है और लंग्स का धीरे से विकास होता है और साथ में लिम्स का भी निर्माण होता है। नेक्स्ट है एम्फीबियन स्किन अडाप्टेशन। स्किन म्यूकसिस ग्लैंड से ढकी हुई होती है जो इसे नमी बनाए रखने में मदद करती है। कुछ एम्फीबियंस में स्किन से विष स्रावित करने की क्षमता भी पाई जाती है जो उन्हें शिकारियों से बचाती है, ठीक है। तो जो इनकी स्किन का अडाप्टेशन है वो कुछ इस प्रकार से हुआ था कि इनकी स्किन मॉइस्ट रहे, इस वजह से इनके स्किन पर म्यूकस ग्लैंड्स बनी हुई थी, पाई गई, यानी कि एवोल्यूशन हुआ म्यूकस ग्लैंड्स का, ठीक है, जो इनकी स्किन में नमी बनाए रखती है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। नेक्स्ट है कुछ एम्फीबियंस जो स्किन से विष का भी स्राव करते हैं, यानी कि जो कुछ कुछ एम्फीबियंस इस प्रकार के होते हैं जो जहरीले होते हैं और अपनी स्किन से ही, स्किन में मौजूद ग्लैंड से ही विष का, पॉइजन का स्राव करते हैं, टॉक्सिन्स का, जिससे इनके जो प्रेडेटर्स होते हैं उनको ये हानि पहुंचाती है और इनकी रक्षा करती है। नेक्स्ट है एग्स विदाउट प्रोटेक्टिव शेल। एम्फीबियन सॉफ्ट जेल लाइक एग पानी में देते हैं जो सूखने के से बचने के लिए जल स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। यह दिखाता है कि वो अभी भी पूरी तरह से भूमि पर रहने के लिए अनुकूलित नहीं हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एम्फीबियंस का जो हमने पहले अभी पढ़ा था कि ये भूमि पर रहने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होते हैं, हो गए धीरे धीरे, लेकिन ये जो इनका एग देने का तरीका होता है या एग का इनका टाइप होता है, ये इसे इस चीज़ से थोड़ा सा अलग करता है। लाइक इनका जो एग है वो सॉफ्ट जेल लाइक होता है और ये एग पानी में देते हैं, ठीक है, जो एग को सूखने से बचाने के लिए पानी में देते हैं। और वो इस चीज़ का प्रमाण है कि भूमि पर अधिक अभी भी रहने के लिए अनुकूलित नहीं है, यानी कि इनका एग का जो स्ट्रक्चर है वो सॉफ्ट होता है, ठोस नहीं पाया जाता और ये पानी में ही अपना लार्वल स्टेज देखते हैं। नेक्स्ट है हियरिंग अडाप्टेशंस। एम्फीबियंस में टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि ईयर ड्रम और स्टापेस बोन विकसित हुई जिससे वो भूमि पर भी ध्वनि सुन सकते हैं। इससे संचार यानी कि कम्युनिकेशन और शिकारों से बचाव में सहायता मिली, ठीक है। जो हियरिंग जो उनका था, मतलब सुनने की जो क्षमता थी उनकी, वो उनके उसके लिए स्टेप्स बोन एंड टेम्परेलिक मेम्ब्रेन का विकास हुआ जो मोस्टली जो जमीन में पाए जाते हैं उन जीवों में पाया जाता है, ठीक है। तो जिससे इनके जो भूमि पर रहने वाली क्षमता विकसित हुई थी उसमें रहने के लिए उन्हें सुनाई सुनाई देने में आसानी हुई और इनका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा हुआ और शिकारी से बचने में भी सहायता मिली, ठीक है। नेक्स्ट है अर्ली टेरेस्ट्रियल अडाप्टेशन। एम्फीबियंस में नेक और मूवेबल हेड विकसित हुआ जिससे वे भूमि पर स्वतंत्र रूप से सिर को घुमा सकते हैं। आईलिड्स और टीयर ग्लैंड आंखों को भूमि पर सूखने से बचाने में मदद की, ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल अडाप्टेशन इसमें पाए गए उसमें नेक और मूवेबल हेड यानी कि मूव करने वाला हेड का विकास हुआ था जिससे वह भूमि पर आसानी से इधर उधर अपने सिर को घुमा पाए, ठीक है। साथ ही साथ इसमें पलकों का विकास हुआ और टीयर ग्लैंड उसे कहते हैं जो आंखों में नमी बनाए रखने वाली जो ग्लैंड्स होती हैं उसको हम टीयर ग्लैंड कहते हैं, जो आंखों को सूखने नहीं देती, ठीक है, बाहरी वातावरण में। तो इस प्रकार से इनका अडाप्टेशन हुआ जिससे ये भूमि पर आसानी से रहने वाले हो सके। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। समय के साथ एम्फीबियंस से 3 प्रमुख ग्रुप विकसित हुए, फ्रॉग्स, सैलामेंडर्स और किया कियाक्लियंस, ठीक है। प्रत्येक समूह ने भूजल पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन विकसित किया, यानी कि इनका जो ग्रुप है सबसे मोस्ट प्रमुख विकसित ग्रुप जो है वो है फ्रॉग्स का, सैलामेंडर का और कैलेकेरियंस का, ठीक है। ये जो है ये ग्रुप है ये भू और जल यानी कि भूमि और जल दोनों के अनुसार अनुकूलित है, ठीक है। ये 3 ग्रुप को आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एम्फीबियंस ओरिजिन, ठीक है। फर्स्ट है इसमें इम्पोर्टेंस जो है एवोल्यूशनरी लिंक। एम्फीबियंस मछलियों और सरीसृप के बीच यानी कि रेप्टाइल्स के बीच एवोल्यूशनरी ब्रिज है जिससे वर्टिब्रेट एवोल्यूशन को समझने में मदद मिलती है। इसके अध्ययन से जल से थल पर जीवन के लिए अनुकूलन की प्रक्रिया स्पष्ट होती है, यानी कि जो एम्फीबियन है वो मछलियों
मछलियों और सरीसृप यानी कि रेप्टाइल दोनों के बीच का एक लिंक है, क्योंकि इनमें मछलियों के भी गुण थोड़े बहुत पाए जाते हैं, यानी कि जलीय जीवन के गुण पाए जाते हैं, और साथ ही साथ रेप्टाइल्स के गुण पाए जाते हैं जो कि स्थलीय जीवन में रहते हैं। तो ये दोनों के बीच की एक कड़ी के रूप में इनकी स्टडी की जाती है, ठीक है। और इनमें वर्टिब्रेट के एवोल्यूशन को समझने में भी इसकी मदद ली जाती है, ठीक है। अडाप्टेशन को समझने में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम बैलेंस। एम्फीबियंस कीटों की आबादी को नियंत्रित करता है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बना रहता है। यानी कि जो एम्फीबियन है वो कीटों की आबादी, यानी कि इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड जो है वो होता है इंसेक्ट, कीट जो पाए जाते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो ये कीटों की आबादी को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, देन उसे उससे आबादी कीटों की जो है नियंत्रित हो जाती है, ठीक है। ये फूड चेन का इम्पोर्टेंट पार्ट है और कई तरह से जीवों के लिए भोजन का स्रोत है, यानी कि इन जीवों द्वारा कई जीवों को भोजन की प्राप्ति भी होती है, और ये फूड चेन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है बायोमेडिकल रिसर्च, ठीक है। एम्फीबियंस विशेष रूप से मेंढक, एम्ब्रियोलॉजी और जेनेटिक रिसर्च में महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जो एम्फीबियंस में आने वाला प्राणी है यानी कि फ्रॉग, इसमें ये जो है सबसे ज़्यादा रिसर्च के लिए यूज़ किए जाने वाला प्राणी में से एक है, ठीक है। इसका यूज़ किस में होता है? एम्ब्रियोलॉजी में, जेनेटिक रिसर्च में, और बहुत सारी ऐसी ऐसी रिसर्च होती है जिनमें मेंढक का मेंढक को लेकर रिसर्च किया जाता है। इनके प्रयोग से विकास संबंधी अध्ययन और औषधीय अनुसंधान में नई खोजें की जाती है, यानी कि इनका इनका उपयोग डेवलपमेंट रिलेटेड स्टडी वगैरह में, और साथ ही साथ मेडिकल मेडिकल मेडिसिन की स्टडी में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट इंडिकेटर्स। एम्फीबियंस की त्वचा बहुत संवेदनशील होती है, जिससे वे पर्यावरणीय परिवर्तनों को अच्छे बायो बायो इंडिकेटर माने जाते हैं। यानी कि बायो इंडिकेटर से आप क्या समझते हैं? बायो इंडिकेटर वह जीव होते हैं या वह प्लांट या जीव, इसमें प्लांट भी आते हैं कुछ और कुछ जीव आते हैं, तो वो होते हैं जिनमें हम जिनकी बॉडी की जो संरचना है या बॉडी का जो हाव भाव है या उनका बिहेवियर है, उसे देख के हम उस वातावरण यानी कि उस इकोसिस्टम की हेल्थ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि अगर उनके बॉडी स्ट्रक्चर में या बिहेवियर में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो उस हिसाब से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पे रहने वाला जो यहाँ का जो इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट है, वो किस तरह से हेल्दी है या तो फिर ये दूषित हो चुका है। इस प्रकार से हमें पता चलता है। इसकी संख्या इनके संख्या में कमी प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का संकेत देती है, जिससे पारिस्थितिक समस्याओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यानी कि अगर इनका संख्या कम है किसी क्षेत्र में, तो ये प्रदूषण की तरफ संकेत करती है, और जलवायु की परिवर्तन की तरफ संकेत करती है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एरिया में, इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अभी क्या क्या चेंज और आगे आ सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से कुछ इस तरह से कुछ मूवमेंट करते हैं, जिससे हमें समझ आ जाए कि यहाँ पे कुछ तो सही नहीं चल रहा है या सब कुछ हेल्दी है इकोसिस्टम में। नेक्स्ट है कंक्लूजन। एम्फीबियंस का एवोल्यूशन 370 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और ये पहले वर्टिब्रेट थे जिन्होंने जल से थल पर अपना जीवन अपनाया। टेक्टालिक, इकेनोस्टेजा और एंटोस्टेजा ने इनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज के एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग, सैलमेंडर और ग्लैगियल्स वर्टिब्रेट एवोल्यूशन और पर्यावरणीय स्वास्थ्य का संकेतक है। यानी कि जो एम्फीबियंस हैं, इनके इनके जो इम्पोर्टेंट है वो हमारी इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये फर्स्ट ऐसे वर्टिब्रेट थे जो जल से थल की ओर अपना जीवन के लिए अडाप्टेशन इन्होंने अपनाया था, ठीक है। इनका एवोल्यूशन से हमें स्टडी वगैरह के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, और इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ग्रुप्स हैं वो है फ्रॉग, सैलमेंडर और कैरकैलियंस, ठीक। इनका संरक्षण पारिस्थितिक संतुलन के लिए आवश्यक है। यानी कि जो विलुप्त होते हुए एम्फीबियंस हैं, अगर हम उनका संरक्षण करें तो हमारा जो पारिस्थितिक संतुलन बैलेंस है वो प्रॉपरली बना रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एम्फीबियंस हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारी रिसर्च के लिए और सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेफरेंस मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी वर्टिब्रेट बाय R.L. कोटपाल, लाइफ ऑफ वर्टिब्रेट्स बाय यंग, ठीक है गाइस। तो ये था ओरिजिन ऑफ
एम्फीबियंस या एवोल्यूशन ऑफ एम्फीबियंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।